हेलो दोस्तों, आज ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है दक्षिण भारत, छठी से लेके 11वीं शताब्दी तक। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। आइए हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है वो अशोक के अभिलेख और संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य में ही हमें दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेल और पांड्य का वर्णन मिलता है, मतलब पांड्य राज्यों का। छठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय होता है। आइए हम उनके बारे में देखते हैं। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। विंध्य पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। और ये कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच छठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल इन वंशों का उदय होता है। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला, साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों ने मंदिर निर्माण में विशेष रुचि दिखाई और इन्हीं शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को और दूसरे देशों में भी फैलाया। अब आइए हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं। इस वंश का जो प्रथम शासक था वह दंती दुर्ग था और ये अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाया था। ये आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है, शोलापुर में। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बनता है और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। ये वे राज्य हैं जो दक्षिण भारत के नए राज्य उदय हुए थे। ये इनका मानचित्र है। आइए अब हम देखते हैं चालुक्य के बारे में। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। इस वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था युद्ध में और चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये है आपका विरूपाक्ष मंदिर। आइए अब हम अगले वंश के बारे में जानते हैं। अगला वंश था पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया था और ये आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय राज सिंह आदि शासक हुए। इन वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया था। ये है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया था। पल्लवों के काल में कला क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। आइए अब हम चोल वंश के बारे में देखते हैं। यह बहुत प्राचीन राजवंश था। इसका उल्लेख हमें अशोक के शिलालेख में देखने को मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और ये शासक, इस वंश के शासक जो थे वो भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य का विस्तार किए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। अब यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी होते थे और उन मंत्रियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। मंत्री या कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण भी रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त राज्यों को राष्ट्रम कहते थे। राज्य को क्या कहते थे? मतलब पूरे साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे और प्रांतों को मंडलम,
जनपद को नाडु, गांवों को कुर्रम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साम्राज्य को क्या कहते थे? राष्ट्रम, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठक में समस्याओं का समाधान करते थे, यानी गांव के जितने भी लोग थे वो अपने एक बैठक में जितनी भी समस्याएं होती थी उसका समाधान खुद करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर भी वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज की जो मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, यानी चोल वंश की शासन व्यवस्था से ही आज की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। आइए अब हम यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत का जो समाज था वो भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में दो वर्ग, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ही थे। वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्ति के मकान सुंदर भी होते थे, सुसज्जित भी होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और उनके जो फर्श थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की ही तरह रहते थे। अब यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। क्या? दक्षिण भारत के जो शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे, यानी अन्य धर्मों के प्रति उनके मन में कोई बैर भाव जैसा कुछ नहीं था। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों और मंदिरों के निर्माण के लिए दान भी दिया करते थे। समाज में विष्णु शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जैसे क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया, यानी शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। इनके काल में कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे। इनके शिखर कैसे होते थे? आयताकार, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में निर्मित नहीं हुए थे, यानी जब दक्षिण के राज्य उदय हुए थे या अपना कला और साहित्य में बढ़ावा कर रहे थे, तब तक उत्तर भारत में ऐसे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया था। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति है, यानी बृहदेश्वर मंदिर में नटराज की मूर्ति है जो कि धातु की बनी है। अब आइए इसके साहित्य के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। दक्षिण भारत में संस्कृत और तमिल के अलावा स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई और कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के कारण तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी बना। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में थे। दंडी किसके राज्यसभा में थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में थे। कंबन के द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है, यानी जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस लोकप्रिय है वैसे ही कंबन द्वारा लिखी हुई रामायणम दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ के आय के स्रोत क्या क्या थे। व्यापार और कृषि थे। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता था। हम सभी को पता है कि उधर से ही इलायची, काली मिर्च, ये सब बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो होते थे। ये अपनी प्राकृतिक संसाधनों से इनके व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता था, मतलब इसका लाभ उठाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल के लोग यूनान, रोम और मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ तथा वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। कहाँ कहाँ? यूनान, रोम, मिस्र और मलय द्वीप समूह
और चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो महाबलीपुरम में था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ने की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क, आइए हम देख लेते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी और यही कारण था कि वो दूर दूर के देशों में जाते थे और अपना संपर्क बनाते थे। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों पर लंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप समूह, ये सभी संपर्क में आए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए और वहाँ जाकर बस्तियाँ बनाई। यानी भारत के जो व्यापारी थे वो कहाँ गए, अपने आसपास के पड़ोस देशों में गए और जाकर वहाँ पे बस्तियाँ बनाए और बस गए। कुछ बौद्ध प्रचारक भी वहाँ पहुँचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित होकर इनकी विचार, कला व रीति रिवाज अपनाने लगे थे। इस प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कंबोज, जिसे कंबोडिया नाम से जानते हैं, और चंपा, जिसके शासक क्या थे, शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर भारतीय कला, साहित्य और भाषा का विस्तार भी किए। आज भी इसका प्रभाव स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता समय समय पर लोक नाटक खेलती रहती है। और इंडोनेशिया की भाषा में आज भी कई शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है, अंकोर वाट का मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व धरोहर है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। यानी यहाँ जो भी रामायण और महाभारत की कहानियाँ हैं वो मूर्तियों के थ्रू दिखाई गई हैं। कहाँ पर, अंकोर वाट के मंदिर में, जो कि कंबोडिया में स्थित है। यह है अंकोर वाट का मंदिर। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है और हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म होता है क्लास 6 का। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो इनका आंसर इसमें से लगा सकते हैं और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हम नेक्स्ट टाइम मतलब अगले वीडियो में क्लास 7 की SCRT की हिस्ट्री शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।